हाँ साथियों नमस्कार। गोप्ती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने भारतीय संविधान के एक और चैप्टर राष्ट्रपति के विषय में बताएंगे। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसको पार्ट वाइज कई भाग में आपको उपलब्ध कराएंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पे ओके कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे चैनल को शेयर भी करते रहिए, हमको कमेंट भी करते रहिए, जिससे हमको भी पता चले कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे हम आपको भारतीय संविधान का इधर वीडियो देने में थोड़ा देर हो गया है, लेकिन अब एक क्रमबद्ध चलता रहेगा, थोड़ा व्यस्तता थी। तो राष्ट्रपति के विषय में हम आपको बताएंगे। आप जान लेते हैं कि इसके पहले हमने आपको कई वीडियो दिए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित, जिसमें भाग 1 से भाग 4 का तक हम आपको कंप्लीट वीडियो दे चुके हैं कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में, भाग 3, 4 इस तरह 4 का तक, और अनुसूची और भाग इस तरह के जो पॉलिटी के भाग 4 का के पहले की जो सामग्री है तो उसको हम आपको उपलब्ध करा दिए। अब हम आपको भारतीय संविधान भाग 5 जो है, भाग 5 यहाँ से शुरू करेंगे और संघ सरकार के विषय में हम आपको बताएंगे। देखिए अभी तक जैसे 1 से 4 का तक पढ़ाए हैं, तो उसमें जैसे क्लियर था कि इसमें नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तक तो कम्प्लीटली चलता गया। लेकिन अब जैसे भाग 5 संघ सरकार है, इसका पूरा डिटेल जो है, बॉर्डर जो है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक संघ सरकार का बॉर्डर है। 52 से लेकर 151 तक संघ सरकार का बॉर्डर है। तो इसको आप जो है कि एक तरफ से अनुच्छेद का जो वीडियो है उसको हम आपको अलग से देंगे कि जैसे 1 से 51 का तक तो आपको हर अनुच्छेद आपको रटना है, लेकिन 52 से लेकर जो हमारे बाकी अनुच्छेद हैं उसमें मेन चीज़ें आपको पढ़नी है। तो हमने 1 से 51 का तक आपको कम्प्लीटली बता चुके हैं। अब हम आपको भाग 5 संघ सरकार 52 से 51 तक इसमें पढ़ना क्या है कि सबसे पहले हमको जैसे भाग 5 में संघ सरकार 52 से 151 तक इसमें हमको पढ़ना है कि राष्ट्रपति के विषय पढ़ना है, उपराष्ट्रपति के विषय पढ़ना है, प्रधानमंत्री के विषय पढ़ना है, मंत्रिमंडल के विषय पढ़ना है, नियंत्रक महान्यायवादी के विषय पढ़ना है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विषय पढ़ना है। इतनी चीजें हमारी संघ सरकार में आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि भाग 5 संघ सरकार, जैसे हमने जो भाग का वीडियो दिया उसको आप देखेंगे तो 1 से लेकर 22 या 24 भाग तक जो भी चीजें हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं आपको स्पष्ट हम बताए हैं। तो भाग 5 संघ सरकार 52 से 151 तक। तो अब हमको इसके अंदर 52 से लेकर 151 तक क्या क्या मुख्य चीजें हैं, हम एक वीडियो आपको अनुच्छेद का इम्पोर्टेंट बना के डाल देंगे, और 52 से 151 तक क्या क्या मुख्य चीजें हैं, इसको आपको किसका किसका पद है, उनकी शक्तियाँ क्या है, कार्यक्षेत्र क्या है, उसके विषय में आपको बताएंगे। तो इसमें 52 से 51 तक हमको सबसे पहले राष्ट्रपति पढ़ना है, उपराष्ट्रपति पढ़ना है, प्रधानमंत्री पढ़ना है, मंत्रिमंडल पढ़ना है, महान्यायवादी पढ़ना है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक पढ़ना है। तो हम सबसे पहले इसमें भाग 5 में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, राष्ट्रपति। हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को, भारत का राष्ट्रपति। तो यह राष्ट्रपति का जो चैप्टर है काफी बड़ा है, और प्रश्न जीएस में जरूर राष्ट्रपति से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे पीसीएस का पेपर हो या अन्य कोई एग्जाम हो, राष्ट्रपति से 1 प्रश्न जरूर रहता है। तो कहने का मतलब है कि यह राष्ट्रपति का पूरा वीडियो, एक वीडियो में एक पूरा जो इनकी सामग्री है पूरा एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको पार्ट वाइज करके, एक में हम आपको निर्वाचन दे देंगे, एक में और इससे संबंधित जो सामग्री है, उनकी आहर्ताएँ क्या है, उनका महाभियोग क्या है, उनकी और जो चीज़ें हैं उसको देंगे, फिर उनकी शक्तियाँ देंगे। तो इस तरह से एक में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कैसे बनते हैं इसके विषय में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रपति का एक पहला वीडियो है, इसमें हम राष्ट्रपति का निर्वाचन आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो इस सबसे पहले अब आप इसमें समझ लीजिए कि आर्टिकल, सबसे पहले जो आर्टिकल 52 है इसको आप समझ लीजिए। यहाँ से आप समझ लीजिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यदि प्रश्न बनता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा या राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो आप सीधे लगाइएगा 52। अब 53 में आप देखिए
53 में क्या है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अब अगर प्रश्न बनता है, कभी कभी पूछता है ना, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इस तरह प्रश्न आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ राष्ट्रपति हो जाएगा। अनुच्छेद 54 में क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, इसको आप समझिए। ये अगर प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, तो आप अनुच्छेद 54 लगाइएगा। अगर पूछा है निर्वाचन पद्धति या प्रक्रिया, तब 55 लगाइएगा। कंफ्यूज नहीं होने, ये चारों अनुच्छेद आप राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हैं। और इसके बाद आपका फिर उसकी हरताएं शर्तें चालू हो जाएगी, उसको हम अगले वीडियो में देंगे, उसको हमको कल या परसों में आपको देंगे। इसमें हम अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। यदि पूछे कि राष्ट्रपति का पद या भारत किस अनुच्छेद में है, तो 52 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। किस अनुच्छेद में वर्णन है? 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में, और राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया 55 में। तो ये आप जान लीजिए, ये आपका स्पष्ट हुआ। अब आपको हम भारत का प्रथम जान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है, यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक। एक प्रश्न इसको भी स्पष्ट करते चलिए। यदि पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। अब इसके निर्वाचन में आते हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया की कौन कौन इसके निर्वाचन में भाग लेता है, कौन कौन उनके निर्वाचन में भाग लेता है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन व्यक्ति मतदान करता है, इसको आप समझिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आप पहली बार ही जानिए कैसे होता है? अप्रत्यक्ष मतलब जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है, जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब कौन कौन इसमें भाग लेता है, कौन कौन इसमें भाग लेता है, आप इसको समझिए। सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अब इसको समझिए। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि दोनों सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो उसमें संसद के दोनों सदन मतलब आप समझ लीजिए लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं। जैसे जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का और फिर राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन की प्रक्रिया है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। आप निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो दूसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इस पर भी फोकस करना है कि जो राज्य विधानसभा, जो भी राज्य हमारे विधानसभा का इलेक्शन हुआ, जो इनके चुने हुए सदस्य हैं वही भाग लेते हैं निर्वाचित। उसमें भी जो मनोनयन सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते। बस आपको ध्यान देना कि इनका निर्वाचन होता है। मनोनीत सदस्य इसलिए नहीं भाग लेते हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं तो इन मनोनयन इनका राष्ट्रपति ही करता है। फिर राष्ट्रपति अपने
जिस व्यक्ति करेगा फिर वही उसके चुनाव में भाग लेंगे, तो वहाँ पारदर्शिता को लेकर उनको नहीं पार्टिसिपेट कराया जाता है, केवल निर्वाचित जो जनता से चुन के आते हैं। और तीसरा, जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधान सभाओं के सदस्य जैसे जो केंद्र शासित दिल्ली है, जो पुडुचेरी है, इसके विधानसभाओं के सदस्य। अब ये जो जोड़ा गया है, संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित दिल्ली और पुडुचेरी, तो इनको जो जोड़ा गया है वो 17वें अमेंडमेंट, 17वें संविधान संशोधन अधिनियम, 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है कि 1992 पहले दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभाओं सदस्य भाग नहीं लेते थे। 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जिसे संघ सरकार का भी या संघ राज्य का भी प्रतिनिधित्व रहे, इसके लिए दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों का भी इसमें भाग लेने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ भी आप ध्यान, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसको आप कहीं मतलब निर्वाचित सदस्य, इसको आप कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप समझ गए कि भाग 5 संघ सरकार 52 से 151 तक है। इसमें कई चीजें हैं जो हम पार्ट वाइज आपको देंगे। राष्ट्रपति का जो चैप्टर है काफी बड़ा है, इसको एक में निर्वाचन, एक में उसकी अहर्ताएं, महाभियोग या और सब चीजें हैं, एक में हम आपको उनका जो अधिकार है, उनके जो क्षेत्र का दायित्व है, इसके विषय में बताएंगे। तो अभी हम आपको राष्ट्रपति निर्वाचन के विषय में बताएं कि इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें कौन कौन भाग लेता है, तो भाग ले तीन पार्ट बना है। सीधे प्रश्न पूछा जाता है, कथन कारण में भी, ऑनलाइनर में भी कई तरह के प्रश्न इसमें घुमा पूछते हैं। लेकिन अगर 3 लाइन याद है दिक्कत नहीं होगी। इस संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यह जो है 17वें अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। अब आप में जान लीजिए कि इनका निर्वाचन जो है कैसे होता है, इनकी निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। जो अनुच्छेद 54 में बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया है कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसको तो हम बताएं। उसके बाद एकल संक्रमणी हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा कैसे होता है इनका निर्वाचन, एकल संक्रमणी हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा। अगर ये प्रश्न पूछ ले कि इनका निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस तरह के विकल्प में है तो ये हो जाएगा, या और भी आप गुप्त मतदान, खुला मतदान या एकल संक्रमणी हस्तांतरण प्रणाली इस तरह के विकल्प में है तो एकल संक्रमणी हस्तांतरण मत प्रणाली। इसके विषय में हम अभी बताएंगे कि जब इनका निर्वाचन में कैसे इनकी मतगणना की जाती, कैसे मतदान होता है, तो एकल संक्रमणी हस्तांतरित मत प्रणाली आ जाएगी। तो इसको आप याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। अब समझिए इसमें जो है सबसे बड़ी चीज कि संसद और विधानसभा और संसद का सदस्यों का जो मूल्य होता है वो, क्योंकि राज्य का केंद्र का दोनों का प्रतिनिधित्व हो, तो एक विधायक के मत का मूल्य। जैसे इसमें 2 चीजें आपको ध्यान देना है कि केंद्र का भी प्रतिनिधित्व रहे, मतलब केंद्र राज्य का और राज्य का, तो विधायक के मत का मूल्य, संसद का मत का मूल्य, ये अलग अलग बताया जाता है। तो एक विधायक के मत का मूल्य, एक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा, ये कैसे बनाते हैं, तो इसको एक फार्मूला होता है कि राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या
राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य कुल संख्या बटा राज्य विधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000। तो एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निर्धारित करेंगे कि राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या क्या है और राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, उससे गुणे 1/1000, इससे 1 से गुणा करके 1000 से भाग देंगे तो एक विधायक मत का मूल्य आ जाएगा। कहने का मतलब आप समझिए कि जैसे उत्तर प्रदेश का अगर देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, जैसे उत्तर प्रदेश के एक विधायक के उत्तर प्रदेश के बारे में देखें कि एक विधायक के मत का मूल्य क्या है, तो राज्य की कुल जनसंख्या मतलब उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या क्या है, राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या क्या है, जैसे 4 स्टीम, इसे कुल जनसंख्या प्लस जो विधायक कितने हैं उत्तर प्रदेश में उनसे भाग देंगे, उससे 1 गुणा करके फिर 1000 से भाग देंगे। यह जो है आपका एक विधायक के मत का मूल्य हो गया। अब नंबर 2, संसद सदस्य के मत का मूल्य, संसद सदस्य के मत का मूल्य कि अब इसमें जैसे मतलब विधानसभा के सदस्य भी हैं और संसद के भी सदस्य हैं, इनका मत का मूल्य कैसे निकालते हैं। सभी राज्यों के विधानसभाओं सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, तो कहने का मतलब है कि संसद सदस्य के मत का मूल्य क्या होगा कि सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य, जो यहाँ हम निकाले हैं ये विधायक के मतों का मूल्य, उसी से सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य प्लस संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भाग देंगे, जो सदस्य संख्या आएगी वह ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक विधायक के मत का मूल्य क्या है कि उस जिस राज्य का हम वादा करेंगे तो राज्य की कुल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या से राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देंगे, फिर उसमें 1 से गुणा करके 1000 से भाग देंगे। यह हमारा एक विधायक के मत का मूल्य आ जाएगा। तो संसद के मत का मूल्य जब निकालना होगा तो सभी राज्य के विधायकों के मतों का मूल्य, जो राज्य के विधायकों का मतों का मूल्य आएगा उसके संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देंगे, उससे हमारा संसद का मूल्य आ जाएगा। जब इतना आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन भाग लेगा, संसद दोनों सदस्य, विधानसभा के सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी के सदस्य, फिर विधायक के मतों का मूल्य राज्य की जनसंख्या से विधानसभा के निवासी सदस्यों की संख्या से भाग देकर 1/1000 करेंगे। संसद के मूल्य कैसे निकालेंगे कि इनकी जो विधायकों के मतों का मूल्य होगा उसके संसद सदस्यों से भाग देंगे। अब ये आपके हो गया तो इनके मतों का मूल्य कैसे निर्धारित होगा। अब इसमें आप एक चीज और जान लीजिए कि एक चीज होता है निर्वाचन कोटा, एक चीज क्या होता है कि निर्वाचन कोटा, क्योंकि एकल संक्रमणी मत प्रणाली है। निर्वाचन कोटा का मतलब है कि कौन सा व्यक्ति कितना मत पा जाए। एक निर्वाचन कोटा होता है जो निर्धारित कर दिया जाता है, उतना मत जो व्यक्ति पा जाता है वही राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। तो कुल वैध मत, इसको कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल वैध मत, कुल वैध मत बटा
निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल वैध मत +1 और फिर टोटल यहाँ +1। ये आपका निर्वाचन कोटा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन कोटा, जो राष्ट्रपति उम्मीदवार निर्वाचन कोटा प्राप्त कर लेगा वही चुनाव जीतेगा। इसको कैसे निकालते हैं? कुल वैध मत। जैसे जो तीनों संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य प्लस दिल्ली पुडुचेरी के सदस्य, विधायक के मत का मूल्य निकल गया, संसद के मत का मूल्य निकल गया। अब कुल वैध मत, जितने मत पड़े रहेंगे, टोटल मत से निर्वाचित होने वाली, यहाँ रहेगा निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या +1 जोड़कर भाग दे दिया जाएगा। जो उत्तर आएगा उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। ये जो आएगी संख्या, वही जो पाएगा वही निर्वाचित माना जाएगा। जैसे कुल वैध मत है, मान लीजिए 100 मत पड़े, मोटा 100 मत पड़े, अब 5 लोग खड़े हैं तो 5 में 1 जोड़ के इसको 100 भागे 6 कर देंगे। जो इसका आंसर आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे, वही आपका निर्वाचन कोटा होगा। निर्वाचन कोटा जो व्यक्ति प्राप्त कर लेगा वही जीतेगा। तो कहने का मतलब है कि आप निर्वाचन कोटा कुल वैध मत, कुल कितने मत पड़े हैं, निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या +1 तो आपका जो है ये हो जाएगा। अब समझिए, अगर मतदान हो गया, अब सबसे पहले राष्ट्रपति 52, 53, 54, 55 में क्या है, फिर इसके निर्वाचन में कैसे होता है, कौन कौन इसमें निर्वाचन में भाग लेता है, और फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या आता है कि अब इसका एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली कैसे किया जाएगा। तो इसमें जितने लोग मतदान देने जाते हैं उनको एक मतपत्र दे दिया जाता है, चाहे चुनाव 5 लोग लड़े, चाहे 10 लोग लड़े, चाहे 4 लोग लड़े, उससे नहीं मतलब है। एक मतपत्र दिया जाता है, वो वरीयता क्रम में वोट देते हैं। जैसे 5 लोग A, B, C, D, E ये लोग मतदान में प्रत्याशी हैं। A, B, C, D, E ये प्रत्याशी हैं। अब इनको एक बैलेट पेपर ऐसे मिल जाएगा, जो मतदान करने जाएगा वो अपने 5 को वोट देगा, लेकिन अपने वरीयता क्रम में वोट देगा। जैसे इनको पहली वरीयता दिया, इनको दूसरी दिया, इनको तीसरी दिया, इनको चौथी दिया, इनको 5वीं दिया। कोई दूसरा गया, इनको 5वीं दिया, इनको पहली दिया, इनको तीसरी दिया। इस तरह से वो अपने उम्मीदवारों को अपनी पसंद का मतलब मतदान करता है कि कौन सा व्यक्ति जो है किस जो वोटर है वो जो मतदान करेगा वह यह सोचेगा कि जैसे 5 लोग हैं तो उनको वरीयता क्रम में मतदान करेगा। अपनी प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय सबको अपने वरीयता क्रम में रखेगा। अब जब मतदान कर लिया तो जब मतगणना होगी, अब जब मतदान खत्म हो गया तो जब मतगणना होगी तब उसमें एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत प्रणाली, आप समझिए क्या है कि यदि कोई व्यक्ति प्रथम वरीयता, सबके प्रथम वरीयता गणना की जाएगी। जो व्यक्ति निर्वाचन कोटा प्राप्त कर लेगा प्रथम वरीयता में, जो व्यक्ति निर्वाचन कोटा प्राप्त कर लेगा वही चुनाव जीत जाएगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि प्रथम वरीयता में अगर कोई निर्वाचन कोटा नहीं प्राप्त करता तब क्या होगा, बस वही थोड़ा आपको समझने की चीज़ है कि उसमें तब जो सबसे कम प्रथम वरीयता प्राप्त मतदाता होता है, वोटर, वो प्रत्याशी होता है। बात ध्यान से समझिए कि निर्वाचन कोटा प्राप्त करना है, सब लोग अपने प्रथम, द्वितीय, तृतीय वरीयता में मतदान कर दिए। यदि प्रथम वरीयता मतों गणना हुई, निर्वाचन कोटा मिल गया तो विजय घोषित हो गए। यदि निर्वाचन कोटा नहीं मिलता है तो जिसको सबसे कम मत मिले रहते हैं उसके द्वितीय वरीयता के वोटों को निरस्त कर दिया जाता है और उसके द्वितीय वरीयता के वोटों को लोगों के अन्य प्रत्याशियों के प्रथम वरीयता में जोड़ दिया जाता है। अब इस तरह से यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक निर्वाचन कोटा नहीं प्राप्त होता। जैसे निर्वाचन कोटा प्राप्त हुआ वैसे राष्ट्रपति चुनाव कंप्लीट हो जाता है। तो कहने का मतलब अंतिम बात आप फिर से स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जो स्पष्ट करने की बात यह है कि सबसे पहले
कौन कौन लेगा भाग? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित, दिल्ली पुडुचेरी के सदस्य। फिर उसके बाद विधायक के मत का मूल्य कैसे निकलेगा, संसद के मत का मूल्य कैसे निकलेगा, फिर निर्वाचन कोटा। अब उसके बाद मतदान अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा होगा। लोग वरीयता क्रम में मतदान देंगे, इनको प्रथम वरीयता, इनको द्वितीय वरीयता, इनको तृतीय वरीयता, इनको चतुर्थ वरीयता। अब मतगणना की बात आई, यदि प्रथम वरीयता प्राप्त लोगों का जो मत होगा वह निर्वाचन कोटा प्राप्त कर लेगा प्रत्याशी तो विजय घोषित कर दिया गया। यदि निर्वाचन कोटा नहीं प्राप्त करता है तो जो सबसे कम मतदान पाया प्रत्याशी रहेगा उसके द्वितीय वरीयता को निरस्त कर दिया जाता है, मतलब उसके ऊपर निरस्त कर दिया जाता है और उसके द्वितीय वरीयता को अन्य प्रत्याशियों के प्रथम वरीयता में जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक राष्ट्रपति का निर्वाचन सफल नहीं हो जाता है। तो हमारा राष्ट्रपति निर्वाचन से वीडियो रहा, इसमें सिर्फ हमने राष्ट्रपति निर्वाचन बताया है। अगले में हमने उसके हटाएं अन्य चीज़ें बताएंगे, फिर कार्यदायित्व बताएंगे। इस तरह से संघ सरकार 52 से लेकर 51 तक का 4-5 वीडियो में हम आपको पूरा मैटर देंगे। हमें आशा है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।